हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक काव्य मंजरी के लेसन आ धरती कितना देती है इस कविता की रीडिंग करेंगे। बच्चों, इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। बच्चों, आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं वह कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि हम सबकी जानी पहचानी कहानी है। हम सबके बचपन में एक ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि काश हमारे पास बहुत सारे पैसे और खिलौने होते। लेखक ने अपने बचपन का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनाया है। जब वे छोटे थे तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं मिट्टी में पैसे दबा दूं तो क्या होगा। शायद पैसों का पेड़ उग जाएगा और फिर ढेर सारे पैसे फलेंगे और मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया, पर क्या हुआ होगा? कुछ भी नहीं उगा। मिट्टी ने उन्हें एक ढेला भी वापस नहीं दिया। वे उदास हो गए। लेकिन कई सालों बाद जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अनजाने में अपने आंगन की मिट्टी में सेम के कुछ बीज दबा दिए। इस बार उन्होंने लालच में नहीं, बस यूं ही खेल खेल में बीज बोए थे। कुछ दिनों बाद जो चमत्कार हुआ उसने कवि की आंखें खोल दी। छोटे छोटे नन्हे पौधों की एक पलटन खड़ी हो गई, मानो छोटी छोटी छतरियां तानकर जीत का झंडा फहरा रही हूं। फिर तो उन लताओं पर इतनी फलियां होगी कि कवि गिनते गिनते थक गए। इस कविता से हमें सीख मिलती है कि ये धरती रत्नों को जन्म देने वाली माँ है, लेकिन यह हमें तभी देती है जब हम सही बीज बोते हैं। अगर हम लालच और स्वार्थ के बीज बोएंगे तो हाथ कुछ भी नहीं आएगा, पर अगर मेहनत और प्यार के बीज बोएंगे तो ये धरती हमें इतना देगी कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस कविता पर चलते हैं और जानते हैं कि कवि ने अपनी इस गलती से क्या सीखा और हम अपनी जिंदगी में कौन से बीज बोना चाहते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। बच्चों, इन पंक्तियों में छुटपन का मतलब है बचपन, कलदार का मतलब है सिक्के, खनकेंगी का मतलब होता है आवाज करेंगी और मोटा सेठ का मतलब है बहुत अमीर आदमी। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि जब वे छोटे थे तो उन्होंने चुपके से जमीन में पैसे बोए थे। उन्हें लगा था जैसे बीज से पेड़ उगते हैं वैसे ही पैसों का भी पेड़ उगेगा, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी। यहाँ पर उन्हें लगा था कि पेड़ों पर सिक्के लटकेंगे और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। और जिस तरह पेड़ से फल मिलते हैं वैसे ही पैसे मिलेंगे और मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो उनके मन में एक अजीब सा लालच आया। उन्होंने चुपके से जमीन में कुछ पैसे गाड़ दिए। उन्हें लगा कि जैसे फलों व बीज से पेड़ उगते हैं वैसे ही पैसों का भी पेड़ उगेगा। उन्होंने सपना देखा कि पेड़ों पर सिक्के लटकेंगे, वे आपस में टकराकर खनकेंगे और जिस प्रकार पेड़ से फल मिलते हैं वैसे ही पैसे मिलेंगे, जिससे मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। यहाँ कवि ने लालच का बीज बोया था। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी न एक ही पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। बच्चों, इन पंक्तियों में बंजर का मतलब होता है जहां कुछ ना उगे। अंकुर का मतलब होता है बीज से निकलने वाला छोटा पौधा। बंध्या का मतलब है बांझ। हताश का मतलब होता है निराशा। बाट जोहना का मतलब होता है इंतजार करना। पावड़े बिछाने का मतलब होता है बहुत बेसब्री से इंतजार करना। अबोध का मतलब होता है जिसे समझ ना हो। और तृष्णा का मतलब होता है लालच या बहुत ज्यादा पाने की इच्छा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक ही पैसा उगला। बच्चों, कवि यहाँ पर कहते हैं कि बंजर जमीन से एक भी पौधा बाहर नहीं आया और उस मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं दिया। सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल गए और मैं वहां बैठकर बहुत दिनों तक इंतजार करता रहा। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। कवि कहते हैं कि मैं अपनी मासूम आंखों से जमीन को निहारता रहता था, मैं नादान था और मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने मोह और लालच बोई थी
और मुझे बहुत ज्यादा पाने की इच्छा थी। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दिन बीतते गए परंतु बंजर जमीन से एक भी अंकुर फूटकर पौधा बाहर नहीं आया। उस बांझ रूपी मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं दिया। मेरे वे सारे सपने कि मैं बहुत अमीर बनूंगा, वे सब मिट्टी में मिल गए, यानी सब खत्म हो गए। मैं हार मानकर बहुत दुखी होकर कई दिनों तक वहां बैठा रहा। मैं अपनी मासूम आंखों से बस जमीन को निहारता रहता था कि शायद अब कोई चमत्कार हो जाए, शायद अब कोई सिक्का बाहर आ जाए। अंत में मुझे समझ आया कि मैं नादान था, मैंने गलती की थी, कि मैंने गलत बीज बोए थे, यानी मिट्टी में मोह और लालच बोई थी, और लालच के बीज कभी नहीं उगते। अर्धशती हर राती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली शरदे मुस्काई, सी सेकर हेमंत कपे तरु झरे खिले वन। और जब फिर से गाड़ी उदी लाल सा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। बच्चों, इन पंक्तियों में अर्धशती का मतलब है 50 साल, हर्राती का मतलब है तेजी से शोर करते हुए, कौतूहलवश का मतलब होता है उत्सुकता या जिज्ञासा के कारण, मधु पतझर का मतलब है वसंत और पतझड़ का मौसम, ग्रीष्म तपे का मतलब है खूब तेज गर्मी पड़ना, हेमंत का मतलब कड़ाके की ठंड का मौसम, तरु झड़े का मतलब है पेड़ों के पत्ते गिरना, उदी लालसा का मतलब है कुछ पाने की इच्छा, कजरारे बादल का मतलब है काजल जैसे काले काले बादल। तो पहली पंक्तियों में अर्धशती हर्राती निकल गई तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि 50 साल कितनी तेजी से बीत गए, इस बीच जाने कितनी बार वसंत का मौसम और पतझड़ का मौसम बीत गया। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली सर्दे मुस्काई, सी सेकर हेमंत कपे तरु झरे खिले वन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कभी गर्मी आई, कभी सावन की रिमझिम फुहारें आई, कभी सुहानी ठंड में सब मुस्कुराए, और कभी कड़ाके की ठंड में कपकपी छूटी, पेड़ों के पुराने पत्ते गिरे और जंगलों में नए फूल खिले। और जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए गहरे कजरारे बादल तरसे धरती पर। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि फिर एक दिन आसमान में गहरे काले नीले बैंगनी बादल छा गए और धरती पर बारिश होने लगी। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने जिज्ञासावश अपने आंगन की गीली मिट्टी को उंगली से हटाया और मिट्टी के नीचे सेम के कुछ बीज दबा दिए। तो बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उस बचपन की घटना से आधी सदी यानी 50 साल तेजी से शोर मचाते हुए बीत गए, यानी समय अपनी रफ्तार से भागता रहा। इस बीच न जाने कितनी बार वसंत आया और कितनी बार पतझड़ बीता। जीवन के हर मौसम को देखा, कभी सूरज खूब तपा यानी गर्मी आई, कभी सावन की रिमझिम फुहारें गिरी यानी बारिश हुई, कभी सुहानी ठंड में सब मुस्कुराए, तो कभी कड़ाके की ठंड में कपकपी छूटी, पेड़ों के पुराने पत्ते गिरे और जंगलों में नए फूल खिले। फिर एक दिन जब आसमान में गहरे काले और नीले बैंगनी बादल छा गए और धरती पर झमाझम बारिश होने लगी, तो मेरा मन भी खुश हो गया और मैंने बस खेल खेल में जिज्ञासावश अपने आंगन के एक कोने की गीली मिट्टी को उंगली से थोड़ा सा सहलाया यानी हटाया और मिट्टी के नीचे सेम के कुछ बीज दबा दिए। भूखे अंचल में मणिक माणिक बांध दिए हों, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा, उससे हर्ष विमोड़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में भूखे अंचल में का मतलब है धरती माँ की गोद में, मणिमाणिक का मतलब है कीमती रत्न, संध्या का मतलब है शाम का समय, सहसा का मतलब है अचानक, हर्ष विमूढ़ का मतलब है खुशी के मारे सुध-बुध खो देना, विस्मय का मतलब है बहुत बड़ी हैरानी, नवागत का मतलब है नए आए हुए मेहमान। तो पहली पंक्तियों में भूखे अंचल में मणिक माणिक बांध दिए हों, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने सेम के बीज मिट्टी में दबा दिए, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने धरती के आंचल में हीरे मोती बांध दिए हों।
और बीज बोने के बाद मैं इस छोटी सी बात को बिल्कुल भूल ही गया। और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि याद रखने वाली कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर जब एक दिन मैं शाम के वक्त अपने आंगन में टहल रहा था, तभी मैंने देखा। उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं हैरानी से भर गया। मैंने देखा कि आंगन के कोने में नन्हे नन्हे पौधे मिट्टी से बाहर निकल आए थे और वे ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे बच्चे बारिश से बचने के लिए छतरियां तानकर खड़े हों। तो बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मैंने सेम के वे बीज मिट्टी में दबाए, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने धरती माँ के आंचल के कोने में कीमती हीरे मोती बांध दिए हों। बीज मिट्टी के लिए किसी रत्न से कम नहीं होते। बीज बोने के बाद मैं इस छोटी सी बात को बिल्कुल भूल गया। आखिर याद रखने वाली कोई बड़ी बात भी तो नहीं थी। मेरा मन दूसरी बातों में लग गया। लेकिन फिर एक दिन जब शाम के वक्त मैं अपने आंगन में टहल रहा था, तभी अचानक मेरी नजर उस कोने पर पड़ी। जो मैंने देखा, उसे देखकर तो बस मैं देखता ही रह गया। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और मैं हैरानी से भर गया। मैंने देखा कि आंगन के उस कोने में कई नए मेहमान आ गए हैं। ये नन्हे नन्हे पौधे थे जो मिट्टी से बाहर निकल आए थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे बच्चे बारिश से बचने के लिए अपनी नन्ही नन्ही छतरियां तानकर खड़े हों। छाता कहूं या विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो, वे हरे भरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। बच्चों, इन पंक्तियों में विजय पताकाएं का मतलब है जीत के झंडे, हथेलियां का मतलब है हाथ की हथेली, उल्लास का मतलब है बहुत ज्यादा खुशी, उत्सुक का मतलब है बेताब होना, और डिंब का मतलब है अंडा। तो पहली पंक्तियों में छाता कहूं या विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि इन नन्हे पौधों को क्या कहूं, ये छोटी छोटी छतरियां हैं या जीत के झंडे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे ने अपनी नन्ही नन्ही प्यारी हथेलियां खोल रखी हों। अगली पंक्ति में जो भी हो, वे हरे भरे उल्लास से भरे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चाहे जो भी हो, ये पौधे हरे भरे और खुशी से भरे हुए लग रहे हैं। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। उन्हें देखकर लगता है कि जैसे अभी अभी अंडों को तोड़कर चिड़ियों के बच्चे बाहर निकले हों और पंख फड़फड़ाकर आसमान में उड़ने को तैयार हों। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं इन नन्हे पौधों को क्या कहूँ। क्या ये छोटी छोटी छतरियां हैं, या फिर ये जीवन की विजय पताकाएं यानी जीत के झंडे हैं, जो मिट्टी को चीरकर बाहर निकलने की अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। या फिर ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे ने अपनी नन्ही नन्ही प्यारी हथेलियां खोल रखी हों और वे हमसे कुछ मांग रहे हों या हमें बुला रहे हों। जो भी हो, ये पौधे बहुत ही सुंदर, हरे भरे और उल्लास यानी खुशी से भरे हुए लग रहे हैं। इन्हें देखकर मेरा मन भी खुशियों से भर गया। सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये पौधे मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी अंडों को तोड़कर चिड़ियों के नन्हे नन्हे बच्चे बाहर निकले हों। ऐसा लगता है मानो वे अभी अपने पंख फड़फड़ाएंगे और नीले आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। बच्चों, इन पंक्तियों में निर्निमेष का मतलब है बिना पलक झपकाए, क्षण भर का मतलब है थोड़ी देर के लिए, सहसा का मतलब है अचानक, स्मरण हो आया का मतलब है याद आ गया, बौने पौधे का मतलब है छोटे पौधे, पलटन का मतलब है सेना की टुकड़ी, सम्मुख का मतलब है सामने, और गर्व का मतलब है अभिमान। तो पहली पंक्ति में निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं हैरान होकर बिना पलक झपकाए उन नन्हे पौधों को देखता रह गया। सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अचानक मुझे याद आया
ये तो वही सेम के बीज हैं जो कुछ दिन पहले मैंने आंगन में मिट्टी में दबाए थे। और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब मेरे सामने इस छोटे छोटे पौधों की पूरी पलटन खड़ी है और ये पौधे बड़े गर्व से सीना तान कर मेरे सामने खड़े हैं। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। ऐसा लग रहा है वे अपने नन्हे पैर जमीन पर पटक रहे हों और आगे बढ़ने की जिद कर रहे हों। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या आप इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं तो बस हैरान होकर बिना पलक झपकाए उन नन्हे पौधों को देखता ही रह गया। वे इतने सुंदर थे कि मेरी नजर ही नहीं हट रही थी। तभी अचानक मुझे याद आया, अरे ये तो वही सेम के बीज हैं जो कुछ दिन पहले मैंने यह मिट्टी में दबाए थे। मैं तो इनके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। अब मेरे सामने उन छोटे छोटे बौने पौधों की पूरी पूरी पलटन यानी सेना खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे नन्हे सिपाही एक साथ लाइन लगाकर खड़े हो गए हों। ये पौधे बड़े गर्व के साथ सीना तानकर मेरे सामने खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने छोटे छोटे पैर जमीन पर पटक रहे हों और बड़ी तेजी से आगे बढ़ने की जिद कर रहे हों। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़ी की टट्टी का हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। बच्चों, इन पंक्तियों में अनगिनती का मतलब है जिन्हें गिना ना जा सके। मखमली का मतलब है मखमल जैसे कोमल और मुलायम। चंदोवे का मतलब है छत की तरफ फैला हुआ कपड़ा। बल खाकर का मतलब है मुड़ मुड़ कर। बाड़े की टट्टी का मतलब है बांस या लकड़ियों से बनी हुई बाड़। अवाक का मतलब है हैरान होकर चुप रह जाना। और वंश का मतलब है खानदान। तो पहली पंक्तियों में तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तब से मैं उन्हें रोज बढ़ते हुए देखने लगा। धीरे धीरे वे नन्हे पौधे इतनी बड़ी झाड़ियां बन गईं कि उनमें अनगिनती पत्ते लद गए। अगली पंक्ति में हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पूरे आंगन में हरियाली छा गई, जैसे कोई कोमल मुलायम मखमल की छत तान दी गई हो। बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सेम की बेल पूरे आंगन में लहराते हुए फैल गई और बेल ने बाड़े की लकड़ियों का सहारा लिया और ऊपर चढ़ने लगी। हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बेलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 100 हरे हरे झरने एक साथ ऊपर की ओर फूट पड़े हों। मैं आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि प्रकृति का परिवार कितनी तेजी से बढ़ता है। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तब से मैं उन्हें रोज बढ़ते देखने लगा। धीरे धीरे वे नन्हे पौधे इतनी बड़ी झाड़ियां बन गए कि उनमें अनगिनत पत्ते लद गए। अब तो पत्तों को गिनना भी मुश्किल था। पूरे आंगन में ऐसी हरियाली छा गई जैसे ऊपर कोई कोमल और मुलायम मखमल की छत तान दी गई हो। चारों तरफ बस हरा भरा और सुंदर नजारा था। सेम की बेलें अब मस्ती में बल खाते हुए लहराते हुए पूरे आंगन में फैल गईं। उन्होंने बाड़े की लकड़ियों का सहारा लिया और ऊपर की ओर चढ़ने लगी। उन बेलों को ऊपर चढ़ते देखकर ऐसा लग रहा था मानो जमीन से 100 हरे हरे झरने एक साथ ऊपर की ओर फूट पड़े हों। मैं आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि वाह, प्रकृति का परिवार कितनी तेजी से बढ़ता है। एक छोटे से बीज से इतना बड़ा हरा भरा संसार खड़ा हो गया। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। बच्चों, इन पंक्तियों में छितरे का मतलब है बिखरे हुए, श्यामल लतरों का मतलब है गहरी हरी या सांवली बेलें, मावस का मतलब है अमावस्या, हंसमुख नभ का मतलब है मुस्कुराता हुआ आसमान, चोटी के मोती का मतलब है बालों की चोटी में पिरोए गए मोती, आंचल के बूटों का मतलब है फूल पत्तियां। तो पहली पंक्तियों में छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उन गहरी बेलों पर सफेद फूल ऐसे बिखरे हुए लग रहे थे जैसे आसमान में छोटे छोटे तारे चमक रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फूलों के छींटे मार दिए हों।
सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। बच्चों यहाँ पर कवि कहते हैं कि बेलों पर लगे हुए सफेद फूल ऐसे लग रहे थे जैसे अमावस्या की काली रात में मुस्कुराता हुआ आसमान तारों से भरा हो। बेलें इतनी प्यारी लग रही थी जैसे किसी लड़की की चोटी में सफेद मोती टांग दिए गए हों या किसी माँ के आंचल पर सुंदर कढ़ाई कर दी गई हो। बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उन गहरी हरी बेलों पर सफेद फूल ऐसे बिखरे हुए लग रहे थे जैसे रात के आसमान में छोटे छोटे तारे चमक रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने फूलों के छींटे मार दिए हों। वे बेलें इतनी घनी और गहरी हरी थी कि उन पर सफेद फूल ऐसे लग रहे थे जैसे अमावस्या की काली रात में मुस्कुराता हुआ आसमान तारों से भरा हो। काले बैकग्राउंड पर सफेद फूल बहुत ही चमक रहे थे। फूलों से लदी वे बेलें इतनी प्यारी लग रही थी जैसे किसी लड़की की चोटी में सफेद मोती टांग दिए गए हों या फिर जैसे माँ के आंचल पर सुंदर सुंदर फूलों की कढ़ाई कर दी गई हो। ओ समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। बच्चों इन पंक्तियों में फलियां टूटी का मतलब है फलियों का आना और उन्हें तोड़ना। महत्व का मतलब है कीमत या वैल्यू। छी का मतलब है धिक्कार होना। स्वार्थ का मतलब है अपना भला सोचना। लोभवश का मतलब है लालच में आकर। तो पहली पंक्तियों में ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बेलों पर इतनी फलियां आईं कि मैं गिनता गिनता थक गया, पर फलियां खत्म ही नहीं हो रही थी। हर तरफ बस फलियां ही फलियां थीं। अगली पंक्तियों में यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तब मुझे समझ आया कि धरती माँ कितनी दयालु है, वह हम इंसानों को कितना कुछ देती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं उसके महत्व को समझ ही नहीं पाया था। मैंने सोचा कि छी, मैं कितना बुद्धू था। मैंने बचपन में सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के लिए पैसे बोए थे। बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ओ जब उन बेलों पर फलियां आईं तो इतनी आईं कि मैं हैरान रह गया। मैंने कितनी सारी फलियां तोड़ी, गिनते गिनते थक गया, पर फलियां खत्म ही नहीं हो रही थी। हर तरफ बस फलियां ही फलियां थीं। तब मुझे समझ आया कि यह धरती कितनी दयालु है। वह अपने प्यारे बच्चों यानी हम इंसानों को कितना कुछ देती है। हम तो बस थोड़ा सा देते हैं, पर वह बदले में हमें हजारों गुना वापस कर देती है। फिर मुझे अपने बचपन की वह बात याद आई जब मैंने मिट्टी में पैसे बोए थे। मुझे खुद पर थोड़ी शर्म आई और मैंने सोचा, छी, मैं कितना बुद्धू था। मैंने बचपन में सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के लिए पैसे बोए थे। धरती पैसों की भूखी नहीं है, वह तो मेहनत और प्यार की भूखी है। पैसे बोने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन बीज बोने से पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। रत्न प्रसवनी है वसुधा अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। बच्चों इन पंक्तियों में रत्न प्रसवनी का मतलब है रत्नों को पैदा करने वाली। वसुधा का मतलब है धरती या जमीन। समता का मतलब है बराबरी। क्षमता का मतलब है शक्ति। मानव ममता का मतलब है इंसानों के लिए प्यार और दया। सुनहली फसलें का मतलब है सोने जैसी चमकती और कीमती फसलें। श्रम का मतलब है कड़ी मेहनत। तो पहली पंक्ति में रत्न प्रसवनी है वसुधा अब समझ सका हूं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब मुझे समझ आ गया है कि धरती में अनगिनत रत्नों को खजाने छिपे हैं। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें इसमें सच्ची क्षमता के दाने बोने होंगे, यानी हमें सबको बराबर समझना होगा। हमें इसमें जन की क्षमता के दाने बोने होंगे, यानी हर इंसान को अपना हुनर दिखाने का मौका देना होगा। और साथ ही मानव ममता के दाने बोने होंगे, यानी एक दूसरे के लिए दिल में प्यार रखना होगा, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर हम प्यार, बराबरी और मेहनत के बीज बोएंगे
तो धूल भी सुनहली फसलें उगलने लगेगी। मानवता की जीवन श्रम से हंसी दिशाएं हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हर दिशा खुशी से हंसने लगेगी। कवि कहते हैं कि हम जैसा दूसरों के साथ करेंगे हमें भी वैसा ही मिलेगा। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या आप इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब मुझे समझ आ गया है कि यह धरती माँ असल में रत्न प्रसवनी है, यानी इसमें अनगिनत रत्न के खजाने छिपे हैं। लेकिन इस खजाने को पाने के लिए हमें मिट्टी में पैसे नहीं, बल्कि कुछ और ही बोना होगा। हमें इसमें सच्ची समता के दाने बोने होंगे, यानी हमें सबको बराबर समझना होगा। हमें इसमें जन की समता के दाने बोने होंगे, यानी हर इंसान को अपना हुनर दिखाने का मौका देना होगा। और सबसे जरूरी, हमें इसमें मानव ममता के दाने बोने होंगे, यानी एक दूसरे के लिए दिल में प्यार रखना होगा। जब हम प्यार, बराबरी और मेहनत के बीज बोएंगे, तो यही साधारण सी दिखने वाली धूल सुनहली फसलें उगलने लगेगी। चारों तरफ खुशहाली आ जाएगी। जब हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, तो दुनिया की हर दिशा खुशी से हंसने लगेगी। आखिर में कवि एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अगर हम नफरत और लालच बोएंगे तो हमें दुख मिलेगा, लेकिन अगर हम प्यार और मेहनत बोएंगे तो हमें खुशियों का खजाना मिलेगा। तो बच्चों, इस तरह से ये लेसन ये पर समाप्त हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको इसका अर्थ और इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।